नमस्कार मित्रों, और हम लेकर के आए हैं पर्यावरण अध्ययन से व एनवायरनमेंट से मोस्ट 25 प्रश्नों की श्रृंखला। तो प्लीज साथियों, हमारे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और जो भी साथी हमारे चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें व बेल भी बजा दें, जिससे आप लोगों को अगले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पर्यावरण से पहला प्रश्न। और ये जो भी प्रश्न मैं लाता हूँ साथियों, वह यूपी टेट व सुपर टेट व सी टेट व अन्य परीक्षाओं के लिए ये काफी बेहतरीन साबित होंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है राजेंद्र सिंह को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इसी तरह का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को पक्षी मैन के नाम से जाना जाता है? ये भी अच्छा प्रश्न है। या पक्षी मैन के नाम से जाना जाता है या फिर जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो पक्षी मैन के नाम से जाना जाता है। बताएंगे ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पक्षी मैन के नाम से सलीम अली को जाना जाता है और जल पुरुष राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा, यानी पर्यावरण प्रभाव आकलन की अधिसूचना निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा जारी की गई? बताइए ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, यानी वन संरक्षण अधिनियम 1980 या फिर ऑप्शन बी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? अच्छा प्रश्न है और इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों। बताएंगे सतत विकास, परमाणु निःशक्तिकरण या पेटेंट संरक्षण या कृषि संबंधी अनुदान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतत विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एजेंडा जो 21 है वह सतत विकास से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, यानी एजेंडा 21 यानी 21 की घोषणा किस सम्मेलन में हुई थी? अच्छा प्रश्न है। बताएंगे, यानी जोहान्सबर्ग सम्मेलन में, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में या रियो 20 सम्मेलन में या न्यूयॉर्क सम्मेलन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई थी साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनेप की स्थापना की गई थी। बताएंगे, ये भी अच्छा प्रश्न है। कभी कभी यूनेप ही लिखा हुआ आता है और यूनेप करके ही पूछा जाता है, इसलिए इसे जरूर ध्यान से देखेंगे। यानी जोहान्सबर्ग सम्मेलन द्वारा, स्टॉकहोम सम्मेलन द्वारा, न्यूयॉर्क सम्मेलन द्वारा या पृथ्वी शिखर सम्मेलन द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टॉकहोम सम्मेलन के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये भी अच्छा प्रश्न है और यूपी टेट की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। यानी इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो यानी शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, प्रोटीन समृद्ध हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो या फिर आर्थिक दृष्टि से व्यवहार हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया। बताएंगे, यानी ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी एग मार्क, इको मार्क या फिर ISI मार्क या फिर वाटर मार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इको मार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। और हमारे साथियों, आप इस वीडियो को अपने साथियों को जरूर शेयर किया करें। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये भी अच्छा प्रश्न है। महात्मा गांधी की समाधि स्थल को कहा जाता है? बताएंगे, विजय घाट, समता समाधि या फिर राजघाट या फिर शक्ति स्थल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, राजघाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विजय घाट हो जाता लाल बहादुर शास्त्री का। शक्ति स्थल हो जाएगा साथियों यानी इंदिरा गांधी का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल को कहा जाता है? ये भी अच्छा प्रश्न है, बताएंगे। विजय घाट या फिर समता समाधि या फिर चैत्य भूमि या फिर शक्ति स्थल? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चैत्य भूमि इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, समता आप इसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये भी अच्छा प्रश्न है। 2.5 दिन का झोपड़ा निम्नलिखित में से किस शहर में बना है? ये भी अच्छा प्रश्न है, यानी जयपुर में, अजमेर में, हनुमान नगर में या फिर जैसलमेर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बना हुआ है, जो कि एक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? बताएंगे। तट रेखा सबसे लंबी पूछी जा रही है, यानी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर तमिलनाडु? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है। और दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश की आ जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? यह भी अच्छा प्रश्न है, और इसके लिए मैंने आप लोगों को 8 राज्यों की ट्रिक डाल रखी है शॉर्ट वीडियो में, उसको आप जरूर देखें। तो जैसे छत पर झा, गबर, मम्मी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात से ये होकर गुजरती है। और 8 राज्यों में आ जाती है, जैसे छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, इस तरह से 8 राज्य देख लेंगे उसमें। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है? बताइए। मैकमोहर रेखा, डूरंड रेखा या फिर लाल रेखा या फिर रेड क्लिफ रेखा? तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है वह मैकमोहर रेखा कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा मैकमोहर रेखा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इसी तरह का प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कहलाती है? तो मैकमोहर रेखा अभी मैंने बता दिया, और डूरंड रेखा है ये अफगानिस्तान के मध्य, और रेड क्लिफ रेखा है ये भारत और पाकिस्तान के मध्य खींची जाने वाली रेखा है। तो आप रेड करके भी याद कर लेंगे, जैसे भारत और पाकिस्तान में युद्ध होते रहते तो इनके बीच लाल रेखा खींची हुई है, यानी रेड क्लिफ रेखा। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? यह भी अच्छा प्रश्न है, बताएंगे। यानी पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के जो सीमा है वह 33-23 है, और नेपाल के साथ 1751 है, और चीन के साथ बताएंगे, यानी तो बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 4092 किलोमीटर की रेखा स्पर्श करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? बताएंगे। यानी एपिडेमिक या पैडेमिक या कोशिका के फैलाव या फिर कोशिका के बहुगुणन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैडेमिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो पैडेमिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये भी अच्छा प्रश्न है, डीपीटी यानी डिप्थीरिया, और पी और टी यानी टेटनस, यानी डीपीटी का टीका कौन से रोगों की रोकथाम के लिए नहीं दिया जाता है? तो काली खांसी इसका राइट आंसर, काली खांसी, डिप्थीरिया और टेटनस, ये तीनों ही के उपचार में ये लगाया जाता है, लेकिन टाइफाइड में इसका उपचार नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अच्छा प्रश्न है, जीरोफिथैलेमिया किस विटामिन की कमी से या कारण से होता है? बताएंगे। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। या जीरोफिथैलेमिया कह सकते हैं या फिर रतौंधी भी इसे कह सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर
20 यानी कौन सी बीमारी में पीड़ित व्यक्ति कल्पना को वास्तविक मान लेता है? बताएंगे, कल्पना को वास्तविक मान लेता है, बताएंगे। यानी हिस्टीरिया, मेनिंजाइटिस, सिजोफ्रेनिया या फिर बुलिमिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिजोफ्रेनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक कल्पना को ही वास्तविक मान लेता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मधुबनी चित्रकला किस राज्य में प्रसिद्ध है? बताएंगे, ये भी अच्छा प्रश्न है। मधुबनी चित्रकला किस राज्य में प्रसिद्ध है? यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जो कि एक मधुबनी चित्रकला के लिए बिहार प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, और इसी तरह का प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। यानी बनी ठनी चित्रकला किस राज्य में प्रसिद्ध है? बताएंगे, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जो कि एक बनी ठनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। और हमारे आप वीडियो को आप साथियों लाइक जरूर किया करें। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अच्छा प्रश्न है, सोनल मानसिंह का संबंध कौन से नृत्य से नहीं है? बताइए, यानी भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी या फिर कथक। तो ए, बी, सी ये तीनों से इसका संबंध है, लेकिन कथक से इसका कोई भी संबंध नहीं है, सोनल मानसिंह का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कथक से इनका कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक दिवस के रूप में मनाती है? यानी दीपावली को शोक दिवस के रूप में मनाती है। अच्छा प्रश्न है यूपी टेट की दृष्टि से। संथाल जनजाति, भील जनजाति या फिर थारू जनजाति या फिर गोंड जनजाति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थारू जनजाति दीपावली को शोक दिवस के रूप में मनाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इस श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन, यानी मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यानी जीरोफाइटस, मेसोफाइटस, हाइड्रोफाइटस या फिर लिथोफाइटस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीरोफाइटस मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जीरोफाइटस। इसी के साथ धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।